Welcome to the podcast series Inside the CS World. Every struggle makes you stronger, more resilient. So जो struggles कई बार होती हैं वो आपको और अच्छा strong बनाने के लिए होती हैं. आप जेन जी प्रोफेशनल को कैसे देखते हैं? That they are very good, innovative and creative. अगर जून अटेम्प्ट की बात करें, जून अटेम्प्ट का जो रिजल्ट आता है ना बहुत टाइम बाद आता है. 25 अगस्त एक बहुत लंबा गैप है. 25 अगस्त ही रख के हो सकता है एग्जाम्स थोड़ा डिले करके एग्जाम और रिजल्ट में इतना ज़्यादा गैप नहीं रहे. दिस इज अ प्रैक्टिकल एडवाइस. पीसीएस का एक दिखता है ऑरा की भाई लग्जरी लाइफ एंड ऑल. आई थिंक यू हैव टू बी अ लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट. अगर अभी भी जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि एक बार एग्जाम्स हुए और मेरी स्टडी बंद हो गई, तो ऐसा होने वाला नहीं है कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट में बाउंड हो जाओ कि आपको 21 मंथ यही सही करना है. एंड बहुत सारे बच्चे इस डर से पीसीएस फर्म में ट्रेनिंग ज्वाइन करने डरते हैं कि हमें एनओसी ना मिले, फिर हम आगे अपनी ट्रेनिंग स्विच और कैसे करेंगे. आईसीएसआई की ट्रेनिंग एग्रीमेंट और गाइडलाइंस के हिसाब से भी आप क्लियरली एनओसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और एक वो नोटिस पीरियड देके आप ट्रेनिंग चेंज कर सकते हैं. ये जर्नी मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारी और फीमेल मेंबर्स को एनकरेज करना है. आई वांट मेनी मोर फीमेल मेंबर्स टू come into leadership roles. We are all waiting for you. Come. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉडकास्ट सीरीज इनसाइड सीएस वर्ल्ड. मैं हूं उमेर और आप देख रहे हैं सीएस ड्रीमर्स. यहाँ ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम सीएस के जो लीजेंड्स हैं हम उनकी कन्वर्सेशन को कैप्चर करेंगे. उनकी जो रियल इंसाइट्स हैं कि उन्होंने अपनी जर्नी में क्या किया है, कैसे किया है, उनको सब यहाँ पे ला के हम बात बताएंगे. तो सीएस के बारे में एक मिथ है कि सीएस सिर्फ ना कंप्लाइंस तक लिमिटेड है, बट सीएस प्रैक्टिकल लाइफ में देखा जाए लीडरशिप, कॉर्पोरेट ट्रस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है. आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिन्होंने लीडरशिप प्रैक्टिस और मेंटरशिप के जरिए सीएस प्रोफेशन को रिप्रेजेंट किया है. तो शी इज़ ए प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी विद 30 years ऑफ एक्सपीरियंस, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, रीजनल काउंसिल मेंबर ऑफ एनआईआरसी ऑफ आईसीएसआई एंड फॉर्मर चेयरपर्सन ऑफ नॉलेज चैप्टर ऑफ आईसीएसआई. वेलकम. सबसे पहले तो वेलकम मैम हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए. थैंक यू उमेर फॉर कॉलिंग मी. तो मैम मेरे लिए बहुत प्लेजर की बात है कि सबसे पहला मेरा पॉडकास्ट है और आप जैसी पर्सनैलिटी को मैं होस्ट कर रहा हूँ. तो कैसा लग रहा है आपको पॉडकास्ट में आने? मेरा भी पहला पॉडकास्ट है, तो आई थिंक वी आर लर्निंग फ्रॉम न्यू एक्सपीरियंसेस. थैंक यू मैम, थैंक यू मैम. सीएस के बारे में ये होता है कि हम जब भी स्टूडेंट्स हैं, वो जो भी यंग स्टूडेंट्स है वो देखता है कि एक सक्सेसफुल सीएस कैसे अपनी लाइफ को जी रहा है, कर रहा है, बट उनको ये नहीं पता होता कि उस लाइफ के पीछे क्या सेक्रीफाइस किए गए. तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने अपनी लाइफ में सीएस कैसे स्टार्ट किया, आपकी लाइफ के चैलेंजेस क्या थे, और जो ये आपकी सक्सेसफुल लाइफ दिखती है इस तक पहुँचे, कैसे पहुँचे आप? जो सक्सेसफुल लाइफ अभी दिखती है उसके पीछे बहुत लंबी स्टोरी है. तुमने खुद कहा 30 years. सो मेरी स्टोरी जो है शुरू होती है पंजाब के एक बहुत छोटे से शहर में, मोगा. और जब हम मोगा में थे 80s में, शायद तुमने भी सुना हो ब्लू स्टार ऑपरेशन. हाँ जी, हाँ जी. सो उस टाइम पंजाब के हालात काफ़ी ख़राब थे. एक इंसिडेंस में मॉर्निंग में वॉक के लिए गए थे मेरे ग्रैंडफादर दादाजी, और उस दिन आके इन्होंने रैंडमली टेररिस्ट ने गोलियां चला दी जी. एंड ही ऑल्सो वॉज शॉट डेड. सॉरी तो फॉर योर उस लॉस. टाइम बहुत जो सिचुएशन थी, कर्फ्यू रहता था मोगा में, एंड मेरे फादर ने डिसाइड किया कि दिल्ली शिफ्ट हो जाते हैं सो दैट हम लोग पढ़ पाएँ. सो मेरे ब्रदर ने 10th किया था एंड आई जॉइंड स्कूल इन द मिडल ऑफ 9th क्लास. और यहाँ जब दिल्ली आए तो जो लेवल था, मुझे लगता था कि मैं दिल्ली के स्टूडेंट से तो कम्पीट ही नहीं कर सकती. मैम वो हम भी फेस किए हैं. तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही बहुत मतलब लेवल बहुत ही पुअर था. बट टचवुड हम अच्छे स्टूडेंट्स थे. उसके बाद हमने अपने लिए मेहनत की. मैंने बीकॉम ऑनर्स के बाद एमकॉम और सीएस ज्वाइन किया. मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं टीचिंग में चली जाऊं, तो इसलिए मैंने एमकॉम भी किया. उसके बाद दोनों फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गए. एंड मैरिज के बाद हस्बैंड भी सपोर्टिव थे एंड आई कंटिन्यू टू वर्क. सो द जर्नी हैज़ बीन वेरी लॉन्ग. प्राइवेट सेक्टर, first job was in Havells India, then I went to public sector. I worked in Oriental Bank of Commerce as specialist company secretary officer. फिर उसके बाद जैसे जैसे फैमिली बढ़ी और लगा कि थोड़ा बैलेंस करने के लिए मैं
जॉब छोड़ के प्रैक्टिस में आ गई। बट जो कमिटमेंट था मुझे लगता है प्रोफेशन के लिए, वो आज भी है, और किसी भी स्टेज पे मैंने प्रोफेशन नहीं छोड़ा। उसके बाद थोड़ा ये पॉलिटिकल जर्नी भी हुई, नोएडा चैप्टर किया, नोएडा चैप्टर में चेयरपर्सन बन पाई 21 में। तो बस हर स्टेज पे मुझे लगता है मैंने ये सोचा कि जहाँ हूँ वहाँ बेस्ट क्या कर सकती हूँ, और प्रोफेशन के लिए भी हमेशा बेस्ट करने की कोशिश की। जो सक्सेस आपको दिख रहा है उसके पीछे बहुत चैलेंजेस, अप्स एंड डाउन्स रहे हैं। आई हैव हैड पर्सनल लॉस ऑल्सो। आई लॉस्ट माई हस्बैंड इन दिसंबर 23। Sorry for your loss. पर आज भी अगर मैं प्रोफेशन के लिए कुछ करना चाहती हूँ तो वो अभी भी कोशिश करूँगी। मैम, आपको आपकी जर्नी 30 इयर्स की है, तो आपने सीएस प्रोफेशन को बहुत क्लोजली देखा है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो यंग सीएस हैं, उनको आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे कि आप कंप्लायंस के साथ साथ किन स्पेशलिटीज़ को और वो करें? मुझे लगता है जो आज यंग प्रोफेशनल्स आ रहे हैं उनके लिए बहुत तरह की नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हमें सब पता है कि कितने तरह के नए कंप्लायंसेस आ रहे हैं, लेबर कोड्स आए हैं, तो उसके अंडर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। डीपीडीपी एक्ट आया है, उसके अंडर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कंप्लायंस इज़ ओपनिंग अप, नए एरियाज़ जो ओपन अप हो रहे हैं, तो हमेशा उन्हें ये फोकस करना है कि जो भी नए एरियाज़ हैं और जो चांसेस मिल रहे हैं वो एक्सप्लोर करें, अपने आप को लिमिट मत करें। दैट इज़ माय एडवाइस। मैम, अभी देखो क्या है कि एक जो स्टूडेंट है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है कि वो कॉर्पोरेट में जाए कि पीसीएस करे। तो लाइक आजकल के टाइम में थोड़ा ज़्यादा ट्रेंड पीसीएस का हो गया है। तो जो यंग स्टूडेंट्स से देख रहे हैं सपना कि उनको पीसीएस प्रैक्टिस में जाना है, तो उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे, कैसे उनको स्टार्ट करना चाहिए पीसीएस की जर्नी? सो एक्चुअली आई थिंक अगर कोई भी, अभी जैसे मैंने कहा कि कोई ऐसा काम आ रहा है जो उन्होंने शायद पहले कभी नहीं किया हो, बट किसी भी काम को ना नहीं कहना है, वो काम ले लेना चाहिए किसी सीनियर के साथ गाइडेंस में। वो काम एग्जीक्यूट करो, उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, एंड जब क्लाइंट का ट्रस्ट डेवलप होगा तो आपको और भी काम मिलेंगे। तो हमेशा अपने आप को अपडेट करें, पढ़ते रहें कंटिन्यूअसली, एंड टेक द अपॉर्चुनिटी दैट कम्स योर वे। मैम, एक ना है कि अभी ठीक है पीसीएस फर्म बना भी लिए, तो पीसीएस की जर्नी में सबसे चैलेंजिंग पार्ट क्या होता है? टीम बिल्ड करना, क्लाइंट का ट्रस्ट जीतना, कि स्टार्टिंग फेस? स्टार्टिंग फेज़ तो किसी भी जर्नी में मुझे लगता है हमेशा ही चैलेंजिंग होगा, और वो आपको अनसर्टिनिटी भी लगेगी कि क्या मैं ये कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। बट वो हर स्टेप में आप कहीं आगे बढ़ोगे तो अपने आप हिम्मत भी आएगी। तो क्लाइंट का जब ट्रस्ट, मुझे लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट है। जैसे जैसे आपका क्लाइंट का ट्रस्ट बढ़ेगा, आपको और नए क्लाइंट्स मिलेंगे, रिटर्न काम मिलेगा उस क्लाइंट से। तो टीम तो बिल्ड हो जाएगी जब आपके पास क्लाइंट्स होंगे और क्लाइंट का आपके साथ फेथ डेवलप हो जाएगा तो। बट टेकिंग दैट फर्स्ट स्टेप and executing it properly, efficiently, and in a timely manner for the client is the most important step. हाँ, ठीक है मैम। अभी क्या है, सीएस पीसीएस का एक दिखता है ऑरा कि भाई लग्जरी लाइफ एंड ऑल, तो जो रियलिटी है जो बुक्स में नहीं है वो क्या है रियलिटी पीसीएस की लाइफ की? I think you have to be a lifelong student. अगर अभी भी जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि एक बार एग्ज़ाम्स हुए और मेरी स्टडी बंद हो गई, तो ऐसा होने वाला नहीं है। इवन आफ्टर 30 years नाउ, आई थिंक आई एम स्टिल अ स्टूडेंट। तो जो सबसे बड़ी रियलिटी है पीसीएस, सक्सेसफुल पीसीएस की, कि वो हमेशा पढ़ रहा है, स्टडी कर रहा है, जो नए अपडेट्स आ रहे हैं उनको कंटिन्यूअसली स्टडी करें, कीप इन टच विद द कंप्लायंसेस, एंड यू हैव टू बी अ लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट। सो ये सबसे बड़ा सच है जो स्टूडेंट्स को समझना होगा, कि एक कंटिन्यूअस आपको ये स्टडी रखना है। मैम, आज का जो एनवायरनमेंट है एकदम बहुत ज़्यादा चेंज होता है, कभी भी कुछ भी चेंज हो जाता है। तो सीएस को जो पीसीएस है, स्पेशली पीसीएस, उनको जो कंप्लाइंस है, ट्रेडिशनल कंप्लाइंसीज है, उनके अलावा किन एरियाज़ में ज़्यादा एक्सपर्टीज होनी चाहिए? सो बहुत सारे नए एरियाज़ आ रहे हैं।
मैंने अभी थोड़ा सा पहले मेंशन किया, हम सबको पता है लेबर कोड्स आए हैं नए, उसमें बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। इम्पॉर्टेंट ये है कि हम वो स्टडी करें, अपडेट करें। टीपीटीपी एक्ट आया है, अभी और कंपनीज अमेंडमेंट बिल आएगा और मतलब उसमें चेंजेस आएंगे। तो किसी भी स्टेज पे वो जो नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उनको देखना है। मैं इनफैक्ट एक स्टेप ले रही हूँ एंड मैं एक न्यूज़लेटर निकाल रही हूँ एवरी मंथ बाय द नेम ऑफ स्पार्क, जिसमें मैं हर मंथ एक नया एरिया कोशिश करती हूँ कवर करने का। तो मैंने उसमें लेबर लॉज कवर करने की कोशिश की है। देन देयर आर अपॉर्चुनिटीज़ इन फेमा, वैल्यूएशन में हमें पता है बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ऐसे ही और जो शेयर होल्डर एक्टिविज़म बढ़ रहा है उसके साथ साथ जो एक एरिया है प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म्स, तो दे आर एडवाइजिंग शेयर होल्डर्स हाउ टू वोट फॉर अ रेजोल्यूशन इन फेवर और अगेंस्ट। मुझे लगता है कि ऐसे सब एरियाज़ हैं जिसमें CS प्रोफेशनल्स के लिए बहुत स्कोप है। वी हैव टू जस्ट कीप आवर आइज़ ओपन कि क्या नए एरियाज़ हैं। ESG, BRSR, CSR की नई अमेंडमेंट्स आ रही हैं, तो बहुत सारे एरियाज़ हैं जिनमें काम हो सकता है। अभी आपने न्यूज़लेटर की बात की है, तो जो न्यूज़लेटर है पब्लिकली अवेलेबल है कि इसको देखने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? हाँ, सो ये न्यूज़लेटर वैसे तो पूरे NRC में मेंबर्स के पास जाता है। मैं लिंक्डइन पे भी हमेशा अपडेट करती हूँ, बट अगर फिर भी कोई और देखना चाहे तो मेरी वेबसाइट है ptgrover.com के नाम से ही, उस पे भी हर न्यूज़लेटर, हर इशू अपडेटेड है, वहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। मैम, आपने नॉलेज चैप्टर को लीड किया है, अभी आप रीजनल काउंसिल मेंबर हैं IRC के, तो आपकी जो लीडरशिप जर्नी है इससे आपने क्या सीखा है सबसे ज़्यादा? सबसे बड़ी लर्निंग लीडरशिप जर्नी से ये है कि हर जगह पर आपको मेहनत करके अपनी जगह बनानी पड़ती है। जी बिल्कुल। यस, तो मुझे लगता है कि जो भी एक पोजीशन रही, मैंने ये सोचा कि उस टाइम मेंबर्स, स्टूडेंट्स के लिए क्या बेस्ट कर सकते हैं। और मैं नोएडा चैप्टर चेयरपर्सन थी उमेर बहुत ही चैलेंजिंग ईयर में, जो कोविड। सेकेंड वेव ऑफ कोविड वाला साल था। सो उस टाइम मुझे ये लगा कि हम ट्रेनिंग, सेमिनार्स वो सब कराते हैं, बट उसके बियॉन्ड भी हमारी ड्यूटी है अपने मेंबर स्टूडेंट्स के लिए। तो उस स्टेज पर मैंने मतलब हमारे पास जो उस टाइम रिक्वायरमेंट्स थी, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, बेड्स और वैक्सीनेशन स्लॉट्स, तो ये कोशिश की कि एक एक्सक्लूसिव स्लॉट लिया और वहाँ 5 घंटे मैं PP किट पहन के खुद 100+ मेंबर्स का वैक्सीनेशन करा रही थी। हैट्स ऑफ टू योर डेडिकेशन। सो मुझे लगता है कि मैंने हमेशा ये कोशिश की कि जहाँ हूँ वहाँ बेस्ट क्या कर सकती हूँ, और हर स्टेज पे यही कर सकते हैं कि हम अपने साथ साथ मेंबर स्टूडेंट्स के लिए सोचें। बट मुझे लगता है एक पार्ट मेंबर्स का भी है। जब वो अपने लीडर्स चुन रहे हैं तो उन्हें भी ये सोचना है कि वो डिसीजन मेरिट्स पे होना चाहिए, उनके एक्सपीरियंस और पहले जो काम किया है उसके बेसिस पे। हो सकता है किसी आप एक लीडर को मिले हैं, लेकिन और एक लीडर है जिसको किसी कारण आप मिल नहीं पाए हैं या वो आपको नहीं मिल पाया है, तो भी आप वो जजमेंट लें कि कौन कौन लीडर्स हैं एंड मेरिट्स पे अपने लीडर्स चुने। आफ्टर ऑल वी आर वोटिंग फॉर द बेस्ट ऑफ आवर प्रोफेशन। अभी इलेक्शन टाइम चल रहा है ICSI का, तो मैं तो चाहूँगा कि आप सेंट्रल काउंसिल में पहुँचे, एंड आई होप पहुँचेंगे भी आप। तो अगर आप सेंट्रल काउंसिल में जाते हैं तो आपका स्टूडेंट्स के लिए क्या थिंकिंग है कि स्टूडेंट बेनिफिट के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? तो मेरे आइडियाज़ हैं एंड आई थिंक एज सेंट्रल काउंसिल मेंबर अगर मुझे ये चांस मिलता है, गॉड विलिंग, तो मैं चाहूँगी कि कुछ और चेंजेस लाएं जिससे स्टूडेंट्स की अभी जो भी हम ट्रेनिंग्स और वो सब कर रहे हैं उसमें थोड़ा और इम्प्रूवमेंट ले आएं। एक सजेशन जो मेरे माइंड में है, मुझे लगता है जो ऑनलाइन EDP है उसका उतना अच्छा यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है स्टूडेंट्स के लिए और उतनी लर्निंग भी नहीं हो रही है। सो मेरा ये ओपिनियन है कि ऑनलाइन EDP शुड बी रिमूव्ड एंड जो हमारी फिज़िकल EDP हो रही है उसमें हमें कंपल्सरीली IT स्किल्स ट्रेनिंग इंट्रोड्यूस करनी चाहिए। ये एक फर्स्ट स्टेप्स मुझे लगता है लेने चाहिए, और भी बहुत सारी जो CLDP रेजिडेंशियल है, अगर हम उसके लिए भी कोई अल्टरनेटिव सोच पाएँ तो बहुत सारे चेंजेस उसमें अभी भी चाहिए। मैम, ये है कि
अभी ट्रेनिंग है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर के साथ साथ आप क्या ऐसा एडिशनल करना चाहेंगे कि जो ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, लाइक आपने ईडीपी की बात की, सीएलडीपी की बात की, तो कुछ ऐसा एक्स्ट्रा जो आज के टाइम में हमारे प्रोफेशन को बेनिफिट भी दे और साथ साथ हम compete भी कर सकें, क्या ऐड करना चाहेंगे? सो आई थिंक हमारे लिए जो अभी जो प्रोफेशनल्स हैं जो जा रहे हैं आगे प्रोफेशन में, उनके लिए जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और वो स्किल्स वो अपडेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. द यूज़ ऑफ एआई एफिशिएंटली, दैट कुड बी एन इम्पॉर्टेंट एड ऑन जो मुझे लगता है हमारे स्टूडेंट्स को आना चाहिए. गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, अगर हम ईडीपी की बात करें, सीएलडीपी की बात करें, तो उसमें एनसीएलटी में विजिट्स, स्टॉक एक्सचेंज विजिट्स पहले होती थी, फैक्ट्री विजिट्स टू लर्न कंप्लायंसेस अबाउट लेबर लॉज, ये सब इंट्रोड्यूस कर सकते हैं हम. मैम देखो, मैंने जितना भी ईडीपी सेशंस देखे हैं, लाइक मेरा पेज है तो मैं देखता हूँ कि ईडीपी सीएलडीपी अभी आज के टाइम में ऐसा कुछ दिखता नहीं है कि इंडस्ट्रियल विजिट हो रहा है, स्टॉक एक्सचेंज ले जा रहे हैं, लाइक हमारे एरिया में तो नहीं है. तो क्या मैंडेटरी होना चाहिए कि ये विजिट ज़रूरी हो? पहले ये विजिट्स होते थे. इवन मैंने जब किया था बहुत साल पहले, एसएमटीपी उसको हम बोलते थे, तब भी हम स्टॉक एक्सचेंज और एक दिन की विज़िट पे जाते थे. तो ये सब पहले भी होता था एंड बीच बीच में कभी कभी किसी किसी बैच के लिए होता है, बट अभी मैंडेटरी नहीं है. बट आईसीएसआई अगर सोचे तो मैंडेटरी आउटसाइड एक्सपोजर विल अल्टीमेटली हेल्प द स्टूडेंट्स. और मुझे लगता है कि उनको कॉर्पोरेट्स में जाने से पहले जो हम और रेडी कर सकते हैं, उसमें पॉश के बारे में समझाना भी बहुत ज़रूरी है. दिस शुड ऑल्सो बी अ कंपल्सरी सेशन. Yes, मैम अभी देखो, अगर हम देखे जाए कि आज के टाइम में ये चल रहा है कि CS एक बहुत बड़ी फाइट है. तो जब हमारा CS प्रोफेशन है, आप आने वाले फ्यूचर में इसको कहाँ पे देखते हैं? मैं ये देखती हूँ कि सीएस प्रोफेशनल्स बहुत सारे एरियाज़ में काम कर रहे हैं. दे आर गोइंग बियॉन्ड द कंपनीज एंड एक्सप्लोरिंग अदर अपॉर्चुनिटीज़. तो हम टैक्स ऑडिट, टैक्सेशन में काम कर सकते हैं, जीएसटी में काम कर सकते हैं, लेबर कोड्स में काम कर सकते हैं. और जो अपकमिंग एरियाज़ आएंगे, मुझे लगता है कि अभी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने थोड़े दिन पहले ही 19 जून को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था. उन्होंने कहा है कि मैंडेटरी पॉश ऑडिट भी लाया जाए. तो डीपीडीपी एक्ट के अंडर हो सकता है डेटा ऑडिट आएगा. एआई के अंडर मुझे लगता है कि हो सकता है एथिक्स ऑडिट आएगा. तो बहुत सारे एरियाज़ में कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशनल्स फ्यूचर में काम करें, ऐसा मुझे लगता है होना चाहिए. मैम एक क्वेश्चन आउट ऑफ बॉक्स है. हमारा जो करंट एग्जामिनेशन सिस्टम है, लाइक एग्ज़ाम्स होते हैं, एग्ज़ाम्स का कोई प्रॉपर प्रैक्टिकल पे कोई प्रॉपर पैटर्न नहीं है कि कब किस चैप्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी जाए. एंड ये भी नहीं पता है कि अभी अगर जून अटैम्प्ट की बात करें, जून अटैम्प्ट का जो रिज़ल्ट आता है ना, बहुत टाइम बाद आता है. 25 अगस्त एक बहुत लंबा गैप है. तो इसको आप चेंज करने के लिए कुछ आपका प्लानिंग है सेंट्रल काउंसिल में जाने के बाद? आई थिंक ये मैंने काफ़ी स्टूडेंट से सुना है. मुझे लगता है कि क्योंकि जून का बिगिनिंग में होता है और 25 अगस्त को रिज़ल्ट आता है, और दिसंबर का उस हिसाब से थोड़ा कम टाइम पीरियड है, तो इसको रैशनलाइज करने की कोशिश की जा सकती है. 25 अगस्त ही रख के हो सकता है एग्ज़ाम्स थोड़ा डिले करके, एग्ज़ाम्स और रिज़ल्ट में इतना ज़्यादा गैप नहीं रहे. दिस इज़ अ प्रैक्टिकल एडवाइस विच सेंट्रल काउंसिल शुड थिंक अबाउट. आज का टाइम एआई और टेक्नोलॉजी का है, तो इनसे compete करने के लिए CS प्रोफेशनल को कैसे प्रिपेयर होना पड़ेगा? और आपको क्या लगता है कि एआई चैलेंज है कि हमारे लिए एक बेनिफिट है? देखो, एआई एक अपॉर्चुनिटी और बेनिफिट की तरह ही है. जो कुछ चीज़ें हम कुछ सोचते हैं कि जिसको काम करने में 10 घंटे लगेंगे, वो हो सकता है हम एआई की बेनिफिट से आधे घंटे या 1 घंटे में, और वो बेस्ट और भी मतलब वर्जन जो हम बनाते उससे बेटर वर्जन बना सकते हैं. सो एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख के उसको यूज़ करें. एआई जो कंप्लायंस टूल्स या चेकलिस्ट में जो हमें मदद कर सकता है, उसको यूज़ करने के साथ साथ अल्टीमेटली जो ह्यूमन टच है या वो जो एडवाइस है जो आपको क्लाइंट को देना है, उसको रिप्लेस नहीं कर सकता. बिल्कुल.
सो उसको यूज़ करें अपने बेनिफिट के लिए और अपना एडिशन दे के क्लाइंट को सर्विस दें। ठीक है, थैंक यू मैम। मैम मैं ये पूछना चाहूँगा, देखो मैं भी स्टूडेंट हूँ, तो हमारे जो एज के स्टूडेंट्स हैं ना, एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल अटेम्प्ट्स के ना लूप में फंस गए हैं, तो उनके लिए आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे कि कैसे वो उस चीज़ से ओवरकम करें? क्या एग्ज़ाम स्ट्रेटजी उनकी होनी चाहिए? पढ़ाई कैसे करनी चाहिए? उमेर, एवरी स्ट्रगल मेक्स यू स्ट्रॉन्गर, मोर बिल्कुल मैम। रेजिलिएंट। सो जो स्ट्रगल्स कई बार होती हैं वो आपको और अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए होती हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ किसी कारण कमी रह गई, नहीं क्लियर हुआ, तो उस पे और वर्क करके आपको एफर्ट करना है, क्लियर करना है। एंड अल्टीमेटली जो ये जर्नी है ना, ये आपको एक अच्छा प्रोफेशनल बनाएगी। किसी भी स्टेज पे लर्निंग मत छोड़ें। एंड मुझे लगता है एग्जीक्यूटिव के बाद इमीडिएटली ट्रेनिंग ज्वाइन कर लेनी चाहिए। जो वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर होगा वो आपकी लर्निंग को एनहांस करेगा और जो प्रोफेशनल वाला अटेम्प्ट होगा वो बेटर जाएगा। तो मेरा एडवाइस ये है कि लर्निंग को और बेटर करने के लिए ट्रेनिंग जल्दी स्टार्ट कर दो। बट मैम अगर ये आपके अकॉर्डिंग माने कि एग्जीक्यूटिव के जस्ट बाद कर देना चाहिए, अगर हम देखें ना प्रैक्टिकली, जो बड़ी कंपनीज़ हैं, लिस्टेड कंपनीज़ हैं, उनके यहाँ प्रायोरिटीज़ होती है कि वो CS क्वालिफाइड हो, बोथ ग्रुप। तो ऐसे में ऐसे टाइम में कि जो एक और बच्चों का ड्रीम होता है कहीं ना कहीं कि वो लिस्टेड कंपनीज़ में इंटर्नशिप करें, तो उनके लिए क्या एडवाइस है आपकी? हो सकता है सब लिस्टेड कंपनीज ऐसा ना सोच रही हों, बट इस कारण अपनी ट्रेनिंग अगर आप डिले कर रहे हैं तो ओवरऑल टाइम पीरियड ड्यूरेशन भी तो बढ़ रहा है। बिल्कुल। एंड जो फर्म्स हैं जो लिस्टेड कंपनीज का काम कर रही हैं, उनमें आपको उससे ज़्यादा एक्सपोजर मिल सकता है। तो अगर एक फर्म में आपने ट्रेनिंग की और आपने लिस्टेड वगैरह का एक्सपोजर लिया, ऑडिट किया, तो आप उसके बाद भी डायरेक्ट लिस्टेड कंपनीज में जा सकते हो, मुझे लगता है। और मैंने ऐसा देखा है अपनी ट्रेनीज़ के साथ भी। तो लर्निंग को स्ट्रांग रखना है, बट इस कारण अपनी ट्रेनिंग डिले और मेंबरशिप को लेट नहीं करना है। मेरा ये एडवाइस है। मैम कहीं ना कहीं एक इशू आता है कि हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, बट जो हमारा ट्रेनिंग होता है ना, उनका ये ट्रेनर होता है, उनकी डिमांड होती है कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट में बाउंड हो जाओ कि आपको 21 मंथ यहीं से ही करना है। एंड कुछ बच्चे इस डर से ना, बहुत सारे बच्चे इस डर से PCS फर्म में ट्रेनिंग ज्वाइन करने डरते हैं कि हमें NOC ना मिले, फिर हम आगे अपनी ट्रेनिंग स्विच और कैसे करेंगे। तो इसके लिए क्या? मुझे लगता है कि जहाँ भी आप ट्रेनिंग ज्वाइन करने का सोच रहे हो, आपको उनके साथ ये टर्म्स पहले से क्लियरली बात करके क्लियर कर लेने चाहिए। ICSI की ट्रेनिंग एग्रीमेंट और गाइडलाइंस के हिसाब से भी आप क्लियरली NOC के लिए अप्लाई कर सकते हैं और एक वो नोटिस पीरियड देके आप ट्रेनिंग चेंज कर सकते हैं। तो किसी को भी ये कंडीशन लगाना तो मुझे लगता है फेयर नहीं है। तो अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है और उसे लगता है कि ये वाली फर्म मुझे स्पेशली इंसिस्ट कर रही है, तो उन्हें कहीं और ट्राई करना चाहिए। वो फर्म को भी ये समझना होगा कि अगर वो ऐसी कंडीशन लगा रहे हैं जो ट्रेनिंग गाइडलाइंस के भी बियॉन्ड है, तो दैट इज़ नॉट फेयर। सो स्टूडेंट्स को हमेशा अच्छे से गाइड करें एंड उनके लिए जो बेस्ट है उसमें कोऑपरेट करें। ये सीनियर कंपनी सेक्रेटरीज़ के लिए भी मुझे लगता है कि होना चाहिए। मैम एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन जो एक बहुत बड़ा स्टूडेंट्स के लिए ना, एक क्या बोले, डर का वो पूरा सीन है, सबको डर लगता है। तो जी। उसके साथ साथ हम अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे बिल्ड कर सकते हैं? देखो, फर्स्ट एडवाइस तो मेरा यही है कि ट्रेनिंग जल्दी स्टार्ट करें, जिससे आपकी लर्निंग बहुत इन्हांस होगी। सो मेरे साथ जैसे कोई ट्रेनिंग कर रहा है, हम ऑडिट कर रहे हैं, तो जब वो सेक्रेटेरियल ऑडिट का पेपर था, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि उसके बाद वो पेपर में उन्हें एक्चुअली लगा कि ये तो जो प्रैक्टिकली आपने किया होता है ना, वो आपको शायद याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और वो आप एक्स्ट्रा कुछ ऐड कर सकते हो अपने आंसर में भी, क्योंकि आपने कुछ वो प्रैक्टिकली हैंडल प्रैक्टिकल। किया है। तो हमेशा जो लेटेस्ट अगर कुछ अमेंडमेंट आया है, जो आपने कहीं मॉड्यूल का तो सारा लिखा, उसके बियॉन्ड भी लिखो, तो वो जो एग्ज़ामिनर है वो भी रियलाइज़ करेगा कि ये स्टूडेंट कुछ एक्सेप्शनल है। बिल्कुल। तो ये सब छोटे छोटे जो टचेज़ हैं, क्योंकि मैं ये सब अपने एक्सपीरियंस और उससे ही बता रही हूँ कि जो चेक कर रहा है ना, वो
इतना इम्प्रेस होगा कि वो आपको एक्चुअली एक एक्स्ट्रा ही मार्क देगा। तो थोड़ा थोड़ा मॉड्यूल के बियॉन्ड प्रैक्टिकल लर्निंग भी रखें, इससे आपको ओवरऑल बहुत हेल्प होगी। मैम CS प्रोफेशनल जब मैंने स्टार्टिंग में ज्वाइन किया था तो ये सुनने मिलता था कि जो CS प्रोफेशनल है ये लेडीज़ के लिए ज़्यादा है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आज के CS प्रोफेशन में जो लीडरशिप रोल्स हैं उनके लिए आप फीमेल जो मेंबर्स हैं उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मुझे लगता है कि हमें और बहुत सारी फीमेल मेंबर्स चाहिए लीडरशिप रोल्स में। जब मैंने स्टार्ट किया था और मेरा SMTP था तो उसमें बहुत कम परसेंटेज थी गर्ल्स की। अब धीरे धीरे वो परसेंटेज बढ़ी है, बट नॉट एट द लीडरशिप लेवल्स ऑफ ICSI। अगर स्टैटिस्टिकली मैं कहूँ तो जब से इंस्टीट्यूट बना है तब से भी आप फीमेल लीडर्स आई थिंक बहुत कम नाम सोच जी पाएंगे। मैं जितना देखा है। तो आई थिंक नंबर इज़ स्टैटिस्टिकली नॉट इवन 2%। तो मुझे लगता है कि ये जर्नी मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारी और फीमेल मेंबर्स को एनकरेज करना है। I want many more female members to come into leadership roles. We are all waiting for you. Come. मैम जब देखते हैं कि चैप्टर चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, काउंसिल मेंबर है, तो बच्चों को ना क्यूरियोसिटी होती है कि ये इलेक्शन कैसे कैसे वो हो सकता है। बच्चों को क्विक आप वो देना चाहेंगे ओवरव्यू कि स्टार्ट कैसे होता है? देखो, इंस्टीट्यूट के 3 लेवल्स हैं। हाँ जैसे जी। चैप्टर लेवल है, देन 4 रीजन्स हैं जिसमें इंडिया डिवाइडेड है। नॉर्दर्न इंडिया रीजन काउंसिल, साउदर्न इंडिया रीजन काउंसिल, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न, और उसके बाद टॉप मोस्ट पे सेंट्रल काउंसिल है। जब मैंने नोएडा चैप्टर डिसाइड किया सो उस टाइम भी मेरा फर्स्ट कंसर्न यही था कि फ़ीमेल रिप्रेजेंटेशन मुझे लगा थोड़ा कम है। जब मैंने नोएडा चैप्टर बनने के बाद मेरा टेन्योर एंड हुआ तो मुझे रियलाइज़ हो रहा था कि कोई भी फीमेल चैप्टर चेयरपर्सन नेक्स्ट लेवल NIRC किया ही नहीं है। क्या है? हमारे नॉर्दर्न इंडिया में बहुत सारी फीमेल चैप्टर चेयरपर्सन रही हैं अब तक, लेकिन आई एम द फर्स्ट वन एज अ फीमेल चैप्टर चेयरपर्सन टू गो टू द नेक्स्ट लेवल। सो मुझे लगा कि नहीं, मुझे कहीं ना कहीं वो एक रास्ता बनाना है फीमेल्स के लिए। एंड अभी भी जो मैं अगर नेक्स्ट स्टेप सोच रही हूँ तो मुझे लगता है सबसे बड़ा कंसर्न मेरे लिए वही है कि कहीं ना कहीं वी नीड अ बैलेंस इन द टीम एंड वो और फीमेल्स के लिए आगे रास्ता खुले, क्योंकि बहुत कम वो अभी तक रिप्रेजेंटेशन रहा है। सो तीनों लेवल्स पे धीरे धीरे 1 स्टेप एट अ टाइम मैं कोशिश कर रही हूँ, और मैं चाहूँगी कि बहुत सारे और स्टूडेंट्स मेंबर्स, जब आप मेंबर बने तो आप भी आएँ। बिल्कुल बिल्कुल ट्राई करें। मैम एक क्वेश्चन और था इसी से रिलेटेड कि ठीक है हमारा जो काउंसिल बनती है, चैप्टर काउंसिल बनती है, उसके लिए वोटिंग होती है, तो ऐसा क्यों डर है कि जो फीमेल है वो पॉलिटिक्स में आने से डरती हैं कि या उनको कुछ ऐसा इश्यूज़ है कि जिससे वो आ नहीं पाती? इसको मैं सबसे पहले तो ऐसे कनेक्ट करना चाहूँगी उमेर, कि जो फीमेल्स हैं उनके साथ थोड़ा सा डबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। बिल्कुल। दे आर वर्किंग एंड उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी घर के लिए है वो भी कहीं ना कहीं कई बार एक मेल मेंबर या हस्बैंड से थोड़ी ज़्यादा होती हैं। तो उनके लिए ऑलरेडी जो वर्क लाइफ बैलेंस है, घर और ऑफिस, वही मैनेज करना डिफ़िकल्ट होता है। और जब ये हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, इसमें भी बहुत टाइम कमिटमेंट चाहिए। बिल्कुल। सो इस कारण कई बार जब कोई फीमेल्स आती हैं और उनको लगता है कि जितना ये टाइम डिमांडिंग है वो नहीं कर पा रही, और फिर अगर वो जस्टिस लगता है कि आगे भी, जो अभी मैंने कहा कि किसी फीमेल चैप्टर चेयरपर्सन ने नॉर्दर्न इंडिया नहीं किया, तो इतना बड़ा रीजन है इतना बड़ा है। और कहीं ना कहीं मैं जितनी भी कोशिश करूं शायद हर रीजन, हर एरिया, हर चैप्टर में नहीं जा पाऊंगी। बिल्कुल। अ, तो वो सब चीज़ें जो आती हैं उसके कारण वो अपने आप को रोक लेती हैं कि वो कैसे करेंगी इतना, टेकिंग केयर ऑफ़ द फैमिली ऑल्सो। सो हम सब मेंबर्स को भी ये समझना है कि फीमेल्स के साथ जो भी सब देखते हुए चैलेंजेस हैं, हम उनको इनकरेज करें, हैंड होल्ड करें कि नहीं, इफ़ दे हैव टेकन अ स्टेप वी आर देयर टू हेल्प, सपोर्ट एंड इनकरेज यू।
उनको किसी भी तरह ये नहीं फीलिंग होनी चाहिए कि उनके लिए ये और चैलेंजेस बढ़ रहे हैं. We need a balanced team at every institution, at every place. तो मैम अभी स्टार्ट करते हैं क्विक सेशन जिसमें थोड़ा फन भी होगा. तो अगर सीएस आज का जो सीएस प्रोफेशन है उसको आप एक टर्म में कैसे वो करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे? Compliance, अगर एआई के साथ compete करना है तो सीएस को सबसे पहले क्या सीखना चाहिए? CS को सबसे पहले लॉज सीखने हैं खुद, फिर AI का यूज़ करें. वर्क लाइफ बैलेंस के लिए आपका क्या फॉर्मूला है? डिसिप्लिन, प्लानिंग और फैमिली सपोर्ट? कोई फॉर्मूला नहीं है. एवरी स्टेप इज़ अ चैलेंज एंड यू लर्न अलोंग द वे. अगर आपको एक दिन के लिए स्टूडेंट मेंटर बनाना चाहे तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज ये होगा कि आप अपने लिए हमेशा स्टडी करते रहें, अपडेट करते रहें एंड अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए काम करते रहें. आप जेन जी प्रोफेशनल को कैसे देखते हैं? That they are very good, innovative and creative. जो सीएस प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाले हैं उनके लिए क्लाइंट इम्पोर्टेंट है, पहली लर्निंग एक्सपीरियंस? First client is also a first learning experience. Both are required. लिंक्डइन जो प्रोफेशनल प्रोफाइल है उसको एक स्टूडेंट को क्या करना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए? LinkedIn पे अपना प्रोफाइल अपडेट करें और अगर आप कुछ पोस्ट कर रहे हैं तो चैट जीपीटी से डायरेक्टली उसको कॉपी पेस्ट मत करिए, अपना टच ऐड करिए. ठीक है. तो अगर आपकी जो सीएस जर्नी है इसको आप एक टाइटल देना चाहें तो वो क्या होगा? 30 years journey and 30 more to go. आई होप ऐसा ही हो. मैं एट द एंड आपसे एक ये बोलना चाहूँगा कि आपका जो ओवरऑल जर्नी एक्सपीरियंस था, आपने 30 ईयर्स सर्व किया है, उसके लिए सबसे पहले थैंक यू. और आप अभी भी स्टूडेंट्स वेलफेयर के लिए, जो सीएस प्रोफेशन है उसके वेलफेयर के लिए अभी भी सोच रहे हैं और काम कर रहे हैं. तो आप ऐसा क्या स्टूडेंट्स को बोलना चाहेंगे, जो भी मैसेज देना चाहेंगे जिससे उनको मोटिवेशन मिले कि हमें भी इस जर्नी में आगे बढ़ना है और हमें जो ड्रीम्स है उनको अचीव करना है? तो जो स्टूडेंट्स ये सुन रहे हैं मैं उनको कहना चाहूँगी ऑल द बेस्ट. यू हैव चोज़न अ वेरी वेरी गुड प्रोफेशन. आपको सिर्फ अपने 100% एफर्ट्स रखने हैं जो भी आप कर रहे हैं. अगर एग्ज़ाम्स हैं तो सब डिस्ट्रैक्शंस छोड़ के बिल्कुल 100% एफर्ट्स दीजिए. साथ में कंटिन्यूस लर्निंग एंड अपडेशन रखिए. कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स देखिए, LODR प्रोविजंस देखिए एंड ये सोचिए कि जो आज अपॉर्चुनिटी मिल रही है मुझे उसको अच्छे से एक्सप्लोर करना है, यूटिलाइज़ करना है. अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं मार्केट में और कंपनीज़ ढूंढ रही हैं अच्छे प्रोफेशनल्स को. आपको सिर्फ अपने एफ़र्ट्स बढ़ाने हैं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी काम करना होगा एंड आपको बहुत बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी मार्केट में. अपने एफ़र्ट्स हमेशा रखिए. बी अ लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट. दैट इज़ व्हाट आई वुड लाइक टू एडवाइस. तो दोस्तों ये थी सीएस प्रीति ग्रोवर मैम, जिनकी लाइफ जर्नी जितना मैंने सुना है वो बहुत इंस्पायरिंग है. उन्होंने लीडरशिप को, अपनी लाइफ को, फैमिली को सबको बहुत अच्छे से बैलेंस किया है. थैंक यू मैम अपने you. विजन्स को, अपने जर्नी को शेयर करने के लिए. तो दोस्तों आज के लिए इतना ही. मिलते हैं अगले एपिसोड में. कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप स्माइलिंग. और थैंक यू. सब्सक्राइब जरूर करना. Yes, subscribe to CS Dreams, all of you. Thank you so much and all the best for your results. थैंक यू फॉर वंडरफुल गेस्ट मैम. हेलो दोस्तों, वेलकम टू द पॉडकास्ट सीरीज इनसाइड द सीएस वर्ल्ड. मैं हूं उमेर और आप देख रहे हैं सीएस ड्रीमर्स कन्वर्सेशन. सीएस के बारे में एक मिथ है कि वो सिर्फ कंप्लाइंस तक लिमिटेड है, बट सीएस की जो रियलिटी है उनको एक प्रॉपर रोल है. लीडरशिप, बिजनेस ट्रस्ट और गवर्नेंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. तो आज हमारे साथ एक ऐसे ही पर्सनैलिटी है जिन्होंने सीएस कम्युनिटी को अपनी लीडरशिप, मेंटरशिप और प्रैक्टिस से बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट किया है. शी इज़ ए प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी विथ 30 years of experience, independent director, regional council member of NIRC of ICSI and former chairperson of Noida chapter of ICSI. थैंक यू मैम आज के पॉडकास्ट में आने के लिए. और मेरे लिए बहुत बड़ी प्राउड की बात है कि मेरा पहला गेस्ट ही आप जैसी पर्सनैलिटी है. थैंक यू सो मच उमेर. मुझे भी बहुत खुशी हो रही है यहाँ आके. तो आप
आपकी जो जर्नी है उसके बारे में सब जानना चाहते हैं, तो क्या आपकी जो जर्नी है उसको शेयर करने के लिए आप एक्साइटेड हैं? Yes, very much. थैंक यू। Thank you.